जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हो? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अपनी सत्ता की साझेदारी अभी वन शॉट वीडियो लेके आए हैं। 10th क्लास का अपना सिलेबस शुरू कर रखा है, चैप्टर के वन शॉट वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए अपना कॉपी पेन लेके। तो इस जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है, जो ये हम लोग हैंड नोट्स बना रहे हैं, इनसे बाहर आपके चैप्टर से कुछ भी नहीं आएगा। नहीं आपके सेट एग्जामिनेशन में आएगा, नहीं आपके कौन से हाफ ईयरली में आएगा, और नहीं फाइनल एग्जामिनेशन में आएगा। तो आज शुरू करते हैं हम लोग सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए सत्ता क्या है। सत्ता का अर्थ होता है ताकत। क्या अर्थ होता है? ताकत। और इस चैप्टर में सत्ता का अर्थ है अपना राजनीति, राजनीतिक शक्ति। क्या है? राजनीतिक शक्ति किसके हाथ में है? जैसे अपने देश के अंदर आप लोगों को पता है राजनीतिक पावर किसके हाथ में रहती है, तो उसको बोलेंगे हम लोग सत्ता की साझेदारी। की सत्ता क्या, ये राजनीतिक पावर या जो ताकत है, क्या वो सबके पास होनी चाहिए? क्या उसकी साझेदारी होनी चाहिए सब लोगों में? तो इसी के ऊपर अपना चैप्टर है। सबसे पहले सत्ता की साझेदारी क्या है, क्वेश्चन उठता है हमारे लिए। ये सत्ता की पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है, साझेदारी क्या है? तो जैसे हम लोगों ने ऊपर इस वर्ड का मीनिंग देख लिया है कि सत्ता की साझेदारी क्या है, तो इसका अर्थ है हमारा राजनीतिक शक्ति से इसका अर्थ है। तो सत्ता की साझेदारी का अर्थ है राजनीतिक शक्ति को किसी एक व्यक्ति, इसका अर्थ है कि जो राजनीतिक पावर है, जो राजनीतिक पावर या शक्ति को किसी, लिखते जाएं साथ में साथ, किसी भी एक व्यक्ति, यानी कि ये किसी भी एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति, संस्था या समुदाय के हाथ में, एक व्यक्ति किसी भी एक संस्था या एक समुदाय, समुदाय के हाथ में केंद्रित नहीं हो। ये किसी भी एक समुदाय के हाथ में केंद्रित नहीं हो, ये और विभिन्न संस्थाओं और सामाजिक समूहों के बीच में, तथा यह विभिन्न संस्थाओं और समुदायों के बीच बटी हो, या इनका बंटवारा बीच में बंटवारा हो। तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? सत्ता की साझेदारी। पहला क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आपके ये बनता है। अगर आपने ये समझ लिया तो इस चैप्टर का आप लोग बहुत कुछ समझ गए हैं। तो सबसे पहले सत्ता का अर्थ हम लोगों ने समझ लिया, ताकत, राजनीतिक शक्ति होती है। सत्ता की साझेदारी का अर्थ है जब राजनीतिक शक्ति किसी एक व्यक्ति, एक संस्था, एक पार्टी, एक समुदाय के पास नहीं रह के सब बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे स्तर पर बटी हो, तो उसको बोलते हैं हम सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आगे अगर हम बात करें तो जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र का अर्थ होता है, जैसे हम लोग पिछले साल भी पढ़ चुके हैं कि लोगों के द्वारा, लोगों की सरकार को ही क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। और लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का उद्देश्य है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का उद्देश्य, ये क्वेश्चन भी आता है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है क्या क्या है? आप लोग बोल सकते हो, 1 पॉइंट इसमें दे सकते हैं हम लोग। पहला, सभी समूहों की भागीदारी, सभी समूहों की भागीदारी पहली चीज बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर बोलेंगे तो सत्ता के दुरुपयोग पर नियंत्रण। इससे क्या होता है? सत्ता के
दुरुपयोग पर नियंत्रण लगता है, पर नियंत्रण लगता है। 2 पॉइंट हम लोगों ने देख लिए कि इसमें सभी समूहों की भागीदारी होती है और सत्ता का कोई बुरा उपयोग, गलत उपयोग नहीं कर पाए उसके ऊपर नियंत्रण लगता है। सामाजिक संघर्ष कम होते हैं। तीसरा पॉइंट अगर इसी में लिखें, यहां मैं लिख देता हूं, सामाजिक संघर्ष, समाज के अंदर संघर्ष कम हो जाते हैं। सामाजिक संघर्ष कम होना इसका होते हैं इसकी वजह से। और अगर हम चौथा पॉइंट लिखें तो लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। लोकतंत्र मजबूत होना, मजबूत। तो ये 4 पॉइंट, इनको हम एलोबरेट कर सकते हैं, आगे वर्णन कर सकते हैं। तो इस आधार पे सत्ता की क्या होती है हमारी ताकत, यह राजनीतिक शक्ति के बारे में, सत्ता की साझेदारी क्या है, उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। इसको नोट करें जल्दी से, मैं आगे लिखने जा रहा हूं। फिर नेक्स्ट जो आपके चैप्टर में है अभी, सत्ता की साझेदारी कैसे होनी चाहिए, इसमें अब हमारे चैप्टर में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, 2 कंट्रियों के। एक कंट्री है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने मैप में भी किया था, श्रीलंका तो अपना पड़ोसी कंट्री है, ठीक है, जो कि हमारा पड़ोसी ही है, अपने पास नीचे समुद्र में पानी के पास। ओके, सब लोग मुझे कमेंट में बताएं कि श्रीलंका की कैपिटल क्या है। श्रीलंका की कैपिटल को कमेंट में बताएंगे। तो पहला जो हमारा कंट्री है वो है बेल्जियम। बेल्जियम कंट्री का हम लोगों को एग्जाम्पल दे रखा है और बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। तो हम लोगों ने इसमें बेल्जियम में उदाहरण दिया है कि बेल्जियम के अंदर तीन तरह के समुदाय या भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। 3 भाषा, नोट करते जाएं, 3 भाषा ज्यादा बोलते थे लोग। और उनमें भी हम जनसंख्या का अनुपात बताएं, कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट एक नंबर का 59% एक तरह के लोग रहते थे, दूसरे 40% और एक थे 1%। तो अभी कौन कौन से हैं आप लोग कैसे याद रखोगे? डच, जो डच भाषा बोलते थे वो थे 49%, डच भाषा वाले। आप ऐसे ही लिखते चले जाएं, ये याद हो जाएगा। जो 40% वाले थे वो थे फ्रेंच भाषा बोलने वाले। देखिए कितनी तरह के अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। फ्रेंच भाषा 40% लोग बोलते थे, 59% डच बोलते थे और केवल 1% क्या थे? जर्मन बोलने वाले। क्या बोलने वाले? जर्मन भाषा बोलने वाले, जर्मनी की जो भाषा है। तो जर्मन भाषा वाले केवल 1% थे वहां पे। लेकिन इनकी राजधानी की स्थिति वहां से अलग थी। राजधानी में 80% लोग थे जो फ्रेंच और 20% लोग डच बोलते थे। लेकिन जो इनकी इसकी राजधानी है, राजधानी ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स में 80% लोग क्या बोलते थे? फ्रेंच। जो कम लोग हैं पूरे देश में, 40% है, वो 80% बोलते हैं कौन सी? फ्रेंच भाषा। और 20% कौन सी भाषा बोलते थे? 20% की अगर हम लोग वहां पे बात करते हैं तो ये बोलते थे डच। तो इस बेस पे आप लोग देखेंगे कि वहां पे कितनी डाइवर्सिटी थी। राजधानी में अलग तरीके से लोग रह रहे हैं, ब्रुसेल्स में अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं। तो बेल्जियम के सामने ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि इन लोगों का सत्ता के अंदर साझेदारी इन लोगों की कैसे लाएं। तो यहाँ पे सत्ता की साझेदारी के लिए उन्होंने क्या किया? सत्ता की, बेल्जियम ने इस समस्या का समाधान कैसे किया? समस्या का, अच्छा मुझे कमेंट में बताना कि बेल्जियम कौन से महाद्वीप में है, कौन से महाद्वीप में पड़ता है बेल्जियम? समस्या का समाधान करने के लिए इन्होंने क्या काम किया? इस समस्या का सत्ता में साझेदारी के समाधान के लिए उन्होंने, यहाँ के नेताओं ने समझदारी और समझौते की नीति अपनाई। नेताओं ने समझदारी व समझौते की नीति अपनाई। ये क्वेश्चन आएगा, कौन सी नीति अपनाई बेल्जियम में? नेताओं ने समझदारी और समझौते की नीति को अपनाया। और इस नीति में उन्होंने निम्नलिखित, आगे जो हम लिखेंगे, 3-4 तरह के काम किए। कौन से काम किए? 3 या 4 तरीके के काम किए, उनको अभी आगे लिखेंगे हम लोग। नोट डाउन करें तब तक।
ओके, तो वहां के नेताओं ने सबसे पहले केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी। पहला काम किया इन्होंने, जो केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार में डच व जो फ्रेंच बोलने वाले थे, फ्रेंच भाषा के मंत्रियों की, देखो दोनों की संख्या बराबर कर दी है, तो मतलब साझेदारी कर दी है। मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी, पहला पॉइंट, एक काम किया उन्होंने। दूसरा उन्होंने क्या काम कर दिया, कई शक्तियां राज्य सरकारों को दे दी। जो वहां पे बहुत सारी शक्तियां, जैसे अपने देश में भी केंद्र में सरकार है और राज्य में सरकार है, तो कई शक्तियां वहां की लोकल राज्य सरकारों को बांट दी। तो लोकल राज्यों का भी किसमें हो गया, सत्ता में क्या होगी, साझेदारी, राज्य सरकारों को बांट दी। ये बड़ी समझदारी का उन्होंने काम लिया। और तीसरा काम उन्होंने वहां पे किया, ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाएगी जिसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व मिला। और जो ब्रुसेल्स, जो उनकी राजधानी थी, ब्रुसेल्स में दोनों भाषाओं की, यानी कि डच की भी और फ्रेंच की भी, दोनों भाषाओं की समान, दोनों भाषाओं की, दोनों भाषाओं की समान साझेदारी रखी गई वहां पे, और दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, समान प्रतिनिधित्व दिया गया तथा अलग सरकार बनाई गई। ब्रुसेल्स के लिए अलग से सरकार, अलग सरकार बनाई गई। लिख लिया। चौथा पॉइंट इन लोगों ने किया, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था की गई जिसमें भाषा समुदाय को संस्कृति, शिक्षा और भाषा से जुड़े मामलों में अधिकार मिले। सामुदायिक मतलब जो समुदाय थे भाषा के आधार पर, सामुदायिक सरकारों को शिक्षा, भाषा, ठीक है, उनकी शिक्षा क्या होगी, उनकी शिक्षा कैसी दी जाए, उनको भाषा कैसी दी जाए, उनकी संस्कृति पर अधिकार दिए गए। क्या दिए गए, इन पर अधिकार दिए गए। नोट डाउन करें जल्दी से। तो ये हो गया, उन्होंने समस्या का समाधान कैसे किया। वहां पे केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषा के मंत्रियों को नियुक्त किया गया, कई शक्तियां राज्य सरकारों को बांट दी गई, ब्रुसेल्स में दोनों भाषाओं की समान साझेदारी रखी गई, समान प्रतिनिधित्व दिया गया और अलग सरकार बनाई गई। कहाँ पे, ब्रुसेल्स में। तो ये सब करके उन्होंने बड़े समझदारी से अपने देश के, उनके देश के अंदर जो भाषा की समस्या थी उसको बड़ी समझदारी से क्या किया, उन्होंने निपटा लिया। इसके विपरीत हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये देखो, जो हमारा बेल्जियम है, बेल्जियम जो यूरोप महाद्वीप में है, वहां पे इतनी दूर उन्होंने इतना अच्छा काम किया, जबकि हमारे पड़ोस में, भारत के, अपने इंडिया के पड़ोस में जो श्रीलंका था, वहां पे श्रीलंका की राजधानी को कमेंट में लिखें। श्रीलंका के अंदर अगर हम देखें तो वहां पे 74% सिंगली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, सिंगली, और 18% तमिल भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं, और 7% वहां पे क्रिश्चियन यानी कि ईसाई लोग भी रहते थे, ईसाई धर्म के लोग भी 7% वहां पे रहते थे। तो अगर हम लोग बात करें, ये तमिल में भी दो तरीके के तमिल वहां होते थे। इनमें थे एक श्रीलंका के तमिल और एक भारतीय तमिल। इनमें भी एक श्रीलंका के जो तमिल भाषा बोलने वाले थे, और दूसरे कौन से थे, जो भारतीय तमिल थे। तो इतनी तरीके की वहां पे क्या थी, ये डाइवर्सिटी थी, अलग अलग तरीके के समुदायों के लोग वहां पे रहते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया,
इन्होंने सत्ता की साझेदारी को उपयोग नहीं किया और सत्ता की साझेदारी की जगह 1956 में। अच्छा, पहले ये बताता हूं, आप लोगों को पता है श्रीलंका कब आजाद हुआ था? श्रीलंका यहां लिख देते हैं 1948 में श्रीलंका को क्या मिली थी? स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये उनके सामने फिर समस्या आई, तो उन्होंने 1956 में एक नई नीति लेके आए। नई नई नीति 1956 में नई नीति द्वारा जो सिंगली लोग थे, जो सिंगली भाषा के लोगों को क्या है, इन्होंने जो सिंगली भाषा बोलते थे इन लोगों को इन्होंने क्या है अधिकार ज्यादा दे दिए और उन्होंने नौकरियों में सिंगली भाषा के लोगों को, ठीक है, नौकरी व शिक्षा में प्राथमिकता दी। देखो, जो लोग संख्या में ज्यादा हैं उन्हीं को क्या दे दी इन्होंने? भाषा में और नौकरी में क्या दे दी? शिक्षा में, नौकरी में और दूसरे सांस्कृतिक कार्यों में क्या दे दी? प्राथमिकता दे दी। तो ये जो नीचे वाले जो तमिल थे और दूसरे लोग थे, इन्होंने वहां पे क्या हो गया, इनकी वजह से वो लोग इनसे रुष्ट हो गए और वहां पे एक गृह युद्ध की समस्या बन गई। किसकी समस्या बन गई? जिसके कारण परिणाम क्या निकला इसका? इसका परिणाम यह निकला कि तमिल समुदाय में असंतोष बढ़ा और सामाजिक राजनीतिक संघर्ष गहरा हो गया। जो तमिल समुदाय था, तमिल समुदाय में संघर्ष बढ़ा तथा वहां पे सामाजिक और राजनीतिक, ठीक है, तमिल समुदाय में संघर्ष की जगह लिख लो आप लोग, ठीक है, तमिल समुदाय में असंतोष, ये संतोष था, जो इनका असंतोष इनके अंदर बढ़ गया कि हमारे लिए कोई फायदा नहीं हो रहा तथा वहां के समाज में और राजनीति में सामाजिक तथा राजनीतिक संघर्ष क्या हो गया? बढ़ने लग गया। वहां पे गृह युद्ध भी बोल सकते हैं हम, एक तरीके का क्या हो गया? गृह युद्ध लगभग शुरू हो गया। ठीक है, गृह युद्ध का अंदर होता है जब घर के अंदर ही आए किसी एक देश के अंदर, जब सशस्त्र यानी कि हथियारों के साथ कोई लोग युद्ध या अपनी सरकार के या समाज में आपस में टकराव शुरू हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गृह युद्ध। ठीक है, तो वहां पे ये गृह युद्ध की समस्या शुरू हो गई। तो अगर इसको याद रखें तो आप लोग, मैं बता सकता हूं, श्रीलंका में मेनली किन का फायदा किया गया? बहुसंख्यकों का, बहुसंख्यकों का। देखो, बहुसंख्यक कौन है? सिंगली वाले। और अल्पसंख्यक कौन है? तमिल वाले। तो तमिल वालों को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया, उनको दिया गया, तो इससे क्या हो गया? बहुसंख्यकों को क्या हुआ? फायदा हो गया और इससे समाज में एक नए तरीके का संघर्ष शुरू हो गया। जल्दी से नोट डाउन करें। तो अभी ये जो बहुसंख्यक थे इन्हीं को फायदा उठाने के लिए वहां पे बोल दिया गया। तो अभी इससे बहुसंख्यकों के ऊपर और आगे क्या प्रभाव पड़े, आगे नोट डाउन करेंगे अभी हम लोग। बहुसंख्यकों का क्या हुआ, अगर मैं इसी आधार पे आपको बहुसंख्यकों का क्या, ठीक है, बहुसंख्यकों का बहुसंख्यकों का क्या अर्थ है, या बहुसंख्यकवाद लिख लो आप इसको एक वर्ड में, बहुसंख्यकवाद। ये जो बहुसंख्यकवाद है ये क्या चीज है? तो बहुसंख्यकवाद है जब बहुसंख्यक समुदाय अपनी संख्या के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय की इच्छाओं और हितों की अपेक्षा करते हैं। जब बहुसंख्यक लोग अपनी संख्या के आधार पे, संख्या के आधार पर अल्पसंख्यकों के साथ अल्पसंख्यकों
के हितों की, ठीक है, उपेक्षा करते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों की अपेक्षा करते हैं, उसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोगों ने, अगर मैं आप लोगों को बेल्जियम, अगर हमारे सामने श्रीलंका और बेल्जियम का, बेल्जियम और श्रीलंका में हमें डिफरेंस करना हो, अंतर बताना हो, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार, तो इसमें कई अंतर हम लोग बता सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट आप याद रखने के लिए देखिए, बेल्जियम में क्या, समझौता और समझदारी, समझौता व समझदारी से काम लिया, ठीक है, जबकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बहुसंख्यकवाद को प्रेफरेंस दिया, बहुसंख्यकवाद, लिखते चले जाइए। दूसरा पॉइंट है, अगर हम लोग बोलें इसमें सत्ता की साझेदारी, वही बात आ गई, इन्होंने सत्ता की साझेदारी के ऊपर बल दिया। अगर यहाँ पे अगर हम दूसरा इनका बोलें तो इन्होंने सत्ता का केंद्रीकरण पे बल दिया, सत्ता का केंद्रीकरण किया, मतलब पूरी केंद्रीकरण सरकार का कर दिया, सेंटर से ही सरकार चलेगी, ऐसा इन्होंने किया, जो सरकार के जो राज्यों की और आम समुदायों की साझेदारी नहीं की। तो तीसरा अगर करें, सभी समुदायों का सम्मान किया, इन्होंने सभी समुदायों का सम्मान किया, और श्रीलंका वालों ने क्या किया, केवल सिंहलियों का सम्मान किया, अल्पसंख्यकों की उपेक्षा कर दी। की उपेक्षा की, ठीक है, तो ये इन लोगों ने किया। और चौथा अगर हम बोलें तो इसमें क्या हुआ, संघर्ष कम हो गया, संघर्ष कम हुआ, और इसमें अगर बात करते हैं तो संघर्ष बढ़ा। ऐसे करके हम इनको क्या कर सकते हैं, सत्ता की साझेदारी में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों में क्या हुआ है, संघर्ष में बदलाव हुआ है। तो जल्दी से नोट डाउन करें। अब यहां तक हम लोगों ने देखा कि सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, देश के अंदर गृह युद्ध की सिचुएशन आ जाती है, तो उसको बदलने के लिए हमें क्या है, सत्ता की साझेदारी बहुत आवश्यक है। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, अगर इसी पॉइंट पे अगर बात करें तो जैसे अभी ऊपर वालों से हमें पता चला, दोनों देशों को देखते हुए सत्ता की साझेदारी, ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर में भी 5 में भी, क्यों हर बार आता है ये MI क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लें, क्यों जरूरी है, ठीक है। इसका अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो इसके लिए मुख्यतः 2 कारण बोल सकते हैं हम, 2 कारण हैं। एक है, पहला है जिसको हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूं, जिसको बोलते हैं हम लोग विवेकपूर्ण कारण, विवेकपूर्ण कारण, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, हमें कोई भी काम करते हैं तो हमारे विवेक, बुद्धि का यूज करते हुए विवेक से कोई भी कार्य करना चाहिए, तो विवेकपूर्ण कारण में आएंगे। सामाजिक संघर्ष की संभावना कम होती है, सत्ता की साझेदारी करने से विवेकपूर्ण कारण में ए, समुदायों में संघर्ष की संभावना कम होती है, एक चीज हम बोल सकते हैं। दूसरा अगर इसी के अंदर दूसरा अगर हम कारण बोलें, या इसको एक कर लीजिए आप लोग, एक, और इसको 1, छोटा 1 रोमन, ये बी की जगह 2 कर लेते हैं पॉइंट। तो इसके अंदर दूसरा पॉइंट है कि राजनीतिक स्थिरता बढ़ती है,
राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता बढ़ती है क्योंकि राजनीति में है सभी समुदायों का क्या हो जाती है, हिस्सेदारी उनको मिल जाती है। तीसरे करें तो देश में शांति बनी रहती है, देश में शांति बनी रहती है। और अगर हम लोग चौथे पॉइंट की अगर बात करते हैं, इसके अंदर किसी एक समुदाय का प्रभुत्व कम होता है, ठीक है, एक समुदाय का प्रभुत्व कम होता है। जैसे हम लोगों ने किसमें देखा कि श्रीलंका के अंदर जैसे सिंगली का ज्यादा हो गया था तो वो कम होता है। दूसरा इसी के पीछे जो कारण होते हैं वो होते हैं नैतिक कारण। नैतिक कारण भी ये है कि जो लोकतंत्र है या जो सरकार है वो किसकी है, जनता की, जनता के लिए है, तो उसमें जनता की भागीदारी भी होना बहुत जरूरी है। तो जिन लोगों पर शासन किया जाता है उन्हें शासन में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। तो दूसरा नैतिक कारण ये है, जिन लोगों पर शासन किया जाता है उन, जल्दी से लिखें, जिन लोगों पर शासन किया जाता है उन लोगों को शासन में भागीदारी मिलनी चाहिए। ये एक नैतिक कारण भी है। तो इस आधार पे भागीदारी उनको मिलनी चाहिए, इसलिए सत्ता की साझेदारी, इसलिए इन सब बातों के यहाँ पे, इसलिए सत्ता की साझेदारी को, इसलिए सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र की आत्मा। इसको अंडरलाइन करें, आत्मा भी बोलते हैं। जल्दी से नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट आगे लिखेंगे। तो अगर इसके आगे हम लोग बात करेंगे तो सत्ता की साझेदारी में हमारे क्या क्या स्तंभ क्या क्या हैं, या क्या क्या मेन पॉइंट हम लोगों को, या पूरी दुनिया में सत्ता को चलाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। जैसे आप और हम लोग भी सोच सकते हैं, राज्य सरकार होनी चाहिए, जो हमारी विधायिका होती है। जैसे पिछले 9th क्लास में पढ़ा था, सरकार के 3 अंग होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन से। विधायिका जो क्या करती है, कानून बनाती है, कार्यपालिका जो उसको लागू करती है, और न्यायपालिका अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसको दंड देती है। तो इन तीनों स्तंभों की आपस में भागीदारी होनी चाहिए। फिर सरकार के 3 स्तर थे, हम लोगों ने देखा था, केंद्र सरकार सेंटर में थी, राज्य सरकार स्टेट में थी, और तीसरी थी जो हमारी लोकल सरकार है, यानी कि स्थानीय सरकार, उनका क्या होना चाहिए, आपस में भागीदारी होनी चाहिए। तो अभी आगे बात करेंगे, सत्ता की साझेदारी के 4 रूप हैं। सत्ता की साझेदारी के 4 रूप। ये क्वेश्चन आएगा कि सत्ता की साझेदारी के कितने रूप होते हैं, तो सत्ता की साझेदारी के 4 रूप होते हैं। ये हर बार एग्जाम में आता है, इसको MI क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। क्या लिखोगे? MI क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सत्ता की साझेदारी, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। मैं जस्ट नोट डाउन कर रहे हैं नोट्स, बाकी एग्जाम में आपको पूरा डिटेल से लिखना है। इसमें सरकार के सभी अंगों की नोट डाउन करें, सरकार के सभी अंगों की साझेदारी या बंटवारा हो। जैसे कौन कौन से हैं? विधायिका के पास भी पावर हो, विधायिका के पास भी सत्ता की शक्ति हो, विधायिका के बाद कार्यपालिका के पास भी हो, और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो मैं लिख देता हूं,
पालिका, न्यायपालिका या कोर्ट्स के पास भी क्या होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। दूसरा, अगर हम लोग इसमें, इससे क्या रहता है, इससे नियंत्रण और संतुलन, चेक एंड बैलेंस इंग्लिश में बोलते हैं, नियंत्रण और संतुलन बनाए रखते हैं सरकार में। इसको बोलते हैं हम नियंत्रण और संतुलन। बनाए रखते हैं। ये देखो, विधायिका कुछ गलत करी तो कार्यपालिका उसको करेक्ट करेगी, कार्यपालिका या विधायिका कुछ गलत करी तो न्यायपालिका करेगी। ये तीनों को आपस में एक दूसरे तीसरे को नियंत्रण और संतुलन एक दूसरे में बना के रखते हैं। दूसरा पॉइंट है जो हम बात करेंगे, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच, सरकार के विभिन्न सत्रों के बीच, ठीक है, सत्ता का बंटवारा हो, सत्ता का बंटवारा। जैसे कौन कौन से, केंद्र सरकार केंद्र में, ठीक है, दूसरा राज्य सरकार राज्य में, जैसे हरियाणा राज्य या केरल राज्य, कोई भी राज्य है, राज्य सरकार। और तीसरा है हमारा स्थानीय सरकार, ठीक है, स्थानीय सरकार। तो इन तीनों के बीच में शक्ति सत्ता अलग अलग होनी चाहिए। जैसे गांव या लोकल शहरों के मुद्दों पर स्थानीय सरकार काम करे, राज्य के लिए, स्टेट के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट काम करे, और पूरे सेंटर के लिए, पूरे देश के लिए कौन सी काम करे, केंद्र सरकार काम करे। और तीसरा, इसके अंदर जो सत्ताई साझेदारी का तीसरा रूप आता है हमारा, उस रूप को हम लोग बोलते हैं विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में, सामाजिक समूहों के बीच में, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। जैसे एक ही भाषा के या एक ही धर्म के या एक ही जाति के लोग ही सत्ता में नहीं बैठे हों, सब जातियों और सब धर्मों के लोग सत्ता के अंदर आने चाहिए। इसीलिए जो आरक्षण है, जैसे आरक्षण के आधार पे हम लोग लिखते हैं ना, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी है, इन सब को आरक्षण जो अलग अलग, जैसे ओबीसी को, एससी को, एसटी को हमारी किसमें, संसद में, संसद और विधान पालिकाओं में और विधानसभाओं में आरक्षण दे रखा है, ताकि सभी सामाजिक समूहों का क्या हो सके, सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी मिल सके। जल्दी से नोट करें, फिर चौथा पॉइंट में आ गए हम लोग, और ये आपका चैप्टर खत्म होने वाला है, बस लास्ट पॉइंट है। अभी हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच लोकतंत्र में सत्ता केवल सरकार के पास नहीं रहती, बल्कि लोकतंत्र में सत्ता केवल राजनीतिक दल, जैसे बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, केवल राजनीतिक दलों के पास ही नहीं रहती, बल्कि ये दबाव समूह, क्योंकि वो वोट मांगने जाते हैं तो दबाव समूह उनके ऊपर काम करते हैं, जैसे एनजीओ वगैरह हैं हमारे, वो उनके ऊपर काम करते हैं, प्रेशर डालते हैं दबाव समूहों के पास में, ठीक है। दूसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग, विपक्ष, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष,
जो सत्ता में है, जैसे अभी बीजेपी है, बीजेपी अगर कुछ गलत करती है तो विपक्ष भी क्या है, जनता का दबाव डलवाती है, और विपक्ष है उनको संसद में उल्टा, जैसे अभी आरक्षण, अभी क्या था, पेपर लीक के ऊपर बात हुई थी, तो कितने सारे बच्चे जंतर मंतर पे जाके बैठ गए थे, तो विपक्ष भी उनके ऊपर काम करती है, और विपक्ष भी ठीक है नहीं रहते, और विपक्ष ये सब क्या करते हैं, सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। वो प्रभावित करते हैं। तो इसके अंदर देखा हम लोगों ने कि जो सत्ता के रूप में 4 मेन पॉइंट्स हम लोगों ने देखे कि सत्ता का जो साझेदारी है वो सबसे पहले विधायिका में, कार्यपालिका में और हमारी न्यायपालिका में 3 जगह बटी रहती है। फिर हमने हमारे ऊपर से नीचे तक, जैसे अपने देश का एग्जाम्पल की केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई और स्थानीय सरकारों में बटी रहती है। फिर तीसरी जगह पे हमने देखा कि अगर किसी सामाजिक समूह को पूर्ण रूप से अगर सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है तो वहां पे क्या आरक्षण का प्रावधान भी रहता है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी जनरल को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण दिया हुआ है। उसके बाद भी अगर हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों के अकेले पास पावर नहीं है, हमारे कई बार दबाव समूह रहते हैं, विपक्ष रहता है, कुछ एनजीओ, आजकल नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, वो भी काम करते हैं, वो भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर दबा के रखते हैं कि आपको पब्लिक की भलाई के लिए काम करना है। तो इस हिसाब से ये सत्ता की साझेदारी चैप्टर हमारा आज खत्म होता है। इसमें मेनली हम लोगों ने देखा सत्ता क्या है, राजनीतिक ताकत किसके पास है देश में, तो उसको बोलते हैं हम सत्ता। तो सत्ता की साझेदारी में हम लोगों ने 2 देशों के एग्जाम्पल देखे। बेल्जियम जो यूरोप महाद्वीप में है, ब्रुसेल्स राजधानी है, वहां पे कितने तरीके के लोग थे, कितने भाषा बोलते थे, उन्होंने कैसे साझेदारी से काम हिसाब लिया। जबकि वहीं देखते हैं हम लोग श्रीलंका, जो 1948 में 1948 में जो आजाद हुआ था, उसने 1956 में अपनी एक नई पॉलिसी ले आए कि केवल सिंगली भाषा के लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो उस देश में कैसे गृह युद्ध की समस्याएं छिड़ गई, ठीक है, कैसे वहां पे क्या क्या घटनाएं घटित हुई। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो हमारी सत्ता की साझेदारी है वो किन किन समूहों के पास होती है, किन कारण से करने चाहिए। जैसे हम लोगों ने देखा था कि हमें नैतिक कारण है हमारे पास कि जिसकी वजह से सत्ता की साझेदारी रखनी चाहिए। दूसरा विवेकपूर्ण कारण था, हम लोगों ने देखा, वो क्वेश्चन किया। तो इन क्वेश्चन से बाहर आपका कोई भी क्या है, कोई और क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो इनको अच्छे से नोट डाउन करें और 2-3 बार पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।